मान लीजिए कि जमीन के एक टुकड़े पर ना एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। उस लकीर पर एक बाड़ लगी है और एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कि इसके पार आना मना है। तो अगर कोई इंसान उस बाड़ को लांघकर अंदर आता है तो हम उसे ट्रेसपासिंग या अतिक्रमण कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम है। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि वो एक भौतिक सीमा है। राइट। एक ऐसा दायरा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई भी देखकर बता सकता है कि कहाँ से एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है और कहाँ दूसरे का खत्म होता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब बात जमीन की नहीं बल्कि इंसान के शरीर और उसकी आज़ादी की हो तो ये लकीरें पूरी तरह अदृश्य हो जाती है ना। सही कहा आपने। और असल में कानून की दुनिया के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। जब किसी व्यक्ति को उसकी जगह से हटाया जाता है तो किसी इंसान की आज़ादी कहाँ खत्म होती है और एक संगीन अपराध कहाँ से शुरू होता है। हाँ। क्या उस इंसान को ले जाना किडनैपिंग है या फिर वो एब्डक्शन है? और यहीं से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा की नींव पड़ती है। दिल्ली लॉ एकेडमी, ज़ोलविट लॉ नोट्स और ILMS एकेडमी जैसे प्रमुख कानूनी संस्थानों के शोध और लेखों का गहराई से अध्ययन करने पर ना एक बात बहुत स्पष्ट होती है। हमारा जो आपराधिक न्यायतंत्र है वो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा है। बिल्कुल। 1860 के पुराने इंडियन पीनल कोड यानी IPC को हटाकर अब नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 लागू किया गया है। तो आज हम इसी बदलाव को समझेंगे। खास तौर पर ये देखेंगे कि मानव शरीर और उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ होने वाले अपराधों को ये नया कानून किस नजरिए से देखता है। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1860 में जब अंग्रेजों ने IPC बनाया था तो उनका मुख्य उद्देश्य समाज पर नियंत्रण रखना था। उनका नजरिया बस शासक और शासित का था। राइट, मतलब एक कंट्रोल करने वाला माइंडसेट था उनका। बिल्कुल। लेकिन अब जो नया कानून आया है BNS, वो सिर्फ धाराओं के नंबर बदलने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। ये पूरे कानूनी दर्शन का एक बुनियादी बदलाव है। अच्छा। और इस बदलाव को समझने के लिए किडनैपिंग और एब्डक्शन, जिन्हें आम बोलचाल में लोग एक ही मान लेते हैं, उनके बीच के तकनीकी अंतर को समझना सबसे बेहतरीन शुरुआत होगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मतलब अक्सर अखबारों में या रोजमर्रा की बातचीत में लोग किसी के भी जबरदस्ती उठाए जाने को बस किडनैपिंग कह देते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन कानूनी लेखों को जब मैंने गहराई से पढ़ा तो साफ हुआ कि किडनैपिंग और एब्डक्शन दो बहुत ही अलग धारणाएं हैं। अगर हम नए BNS की धारा 137 की बात करें जो किडनैपिंग को परिभाषित करती है तो इसमें दो मुख्य स्थितियां बताई गई हैं। राइट। पहली है किसी को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना, और दूसरी जो समाज में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है किसी व्यक्ति को उसके लीगल गार्डियन या कानूनी अभिभावक की कस्टडी से बाहर ले जाना। यहाँ पर ना इस अभिभावक की कस्टडी वाले हिस्से को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। पुराने IPC में जब कानूनी अभिभावक की कस्टडी से किडनैपिंग की बात होती थी तो उम्र की सीमाएं अलग अलग थीं। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। लड़कों के लिए ये उम्र 16 साल तय की गई थी और लड़कियों के लिए 18 साल। औपनिवेशिक काल की सोच ये थी कि लड़कों को जल्दी स्वतंत्र माना जा सकता है और लड़कियों को अधिक सुरक्षा की जरूरत है, ऐसा मानते थे वो। एग्जैक्टली। लेकिन आधुनिक समाज में ये सोच बिल्कुल प्रासंगिक नहीं रह गई थी। और शोध सामग्री में भी इस बात को बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि BNS 2023 ने सबसे बड़ा बदलाव यही किया है कि इस उम्र की सीमा को पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल या लिंग तटस्थ बना दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब कानून की नज़र में चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए उम्र समान रूप से 18 वर्ष कर दी गई है। कानून अब उन सभी को समान रूप से बच्चा मानता है। और इस बदलाव का एक और गहरा अर्थ है। जब हम उम्र को समान कर देते हैं तो हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने के लिए समान सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से किडनैपिंग का वो तकनीकी पहलू सामने आता है जो अक्सर आम लोगों को हैरान कर देता है। वो तकनीकी पहलू सहमति या कंसेंट से जुड़ा है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए ना चलिए एक एनालॉजी बनाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक बहुत कीमती कार है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस कार को बिना पूछे ले जाता है तो वो तो सीधे सीधे चोरी हुई। बिल्कुल। कानून की नजर में ये चोरी है क्योंकि संपत्ति पर असल अधिकार उसके मालिक का था और मालिक से सहमति नहीं ली गई। तो किडनैपिंग के मामले में भी कानून कुछ इसी तरह सोचता है।
कानून ये नहीं मानता कि ये सिर्फ बच्चे के खिलाफ अपराध है, बल्कि वो इससे कानूनी अभिभावक के अधिकारों का हनन मानता है। ये कानूनी दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूंकि 18 साल से कम उम्र का बच्चा कानून की नज़र में खुद फैसले लेने के लिए परिपक्व नहीं है, इसलिए उसका कानूनी अधिकार उसके अभिभावक के पास होता है। राइट। इसीलिए किडनैपिंग के मामले में अदालतें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू करती हैं। मतलब अगर अभिभावक की सहमति नहीं है तो बच्चे की सहमति का कोई कानूनी मोल नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, उसकी सहमति का कोई मोल नहीं है। इस सिद्धांत को और स्पष्ट करने के लिए लॉ नोट्स के हमारे स्रोत एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हैं, संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2012 का मामला है। हाँ, वो बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसकी पृष्ठभूमि बहुत कुछ साफ कर देती है। मतलब अगर एक 17 साल की लड़की अपने घर की बंदिशों से तंग आकर अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ देती है, हाँ, और किसी दोस्त या परिचित के साथ खुशी खुशी चली जाती है, वो दोस्त तो यही सोच सकता है कि वो तो बस उसकी मदद कर रहा है। लेकिन इस मामले में अदालत का फैसला ये स्थापित करता है कि चूंकि उस नाबालिग को ले जाने से पहले उसके माता-पिता या लीगल गार्डियन से अनुमति नहीं ली गई थी, तो कानून की नज़र में वो सीधा किडनैपिंग का मामला है और उस दोस्त को किडनैपिंग के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ेगा, भले ही उसकी मंशा गलत न रही हो। अरे बाप रे। हाँ, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नाबालिग की रजामंदी इस अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती, क्योंकि असली उल्लंघन अभिभावक के अधिकारों का हुआ है। तो ये तो किडनैपिंग का वो दायरा हो गया जो 18 साल की उम्र तक सीमित रहता है। यहीं से एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। क्या? अगर ये सारी कानूनी बहस सिर्फ 18 साल तक के बच्चों और उनके अभिभावकों के इर्द गिर्द घूमती है, तो उन लोगों का क्या जो 18 साल से ऊपर के हैं? राइट। मतलब एक 30 साल के व्यक्ति का तो कोई लीगल गार्डियन नहीं होता ना। अगर उस 30 साल के वयस्क व्यक्ति को जबरदस्ती या धोखे से कहीं ले जाया जाए तो उस अपराध को किस श्रेणी में रखा जाएगा? यहीं पर कानून में एब्डक्शन यानी अपहरण की अवधारणा प्रवेश करती है, जिसे बीएनएस की धारा 138 में रखा गया है। एब्डक्शन की अवधारणा किडनैपिंग से बिल्कुल अलग जमीन पर खड़ी है। अच्छा, कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती। ये 25 साल के युवा के साथ भी हो सकता है और 70 साल के बुजुर्ग के साथ भी। ओके। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें व्यक्ति को उसकी जगह से हटाने के लिए बल प्रयोग यानी जबरदस्ती या फिर धोखे का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। कानूनी बारीकियों में गोता लगाने पर एक और बहुत बड़ा अंतर समझ में आता है। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि किडनैपिंग एक सब्सटैंटिव अपराध है, जबकि एब्डक्शन एक कंटिन्यूइंग एक्ट यानी निरंतर चलने वाला अपराध है। बिल्कुल सही। इस फर्क को समझना थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन यह असल में बहुत तार्किक है। किडनैपिंग में जैसे ही कोई नाबालिग अपने अभिभावक की सीमा से बाहर ले जाया जाता है, अपराध वहीं पूरा हो जाता है। वह एक घटना है जो घटित हो चुकी है। लेकिन एब्डक्शन के साथ ऐसा नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर किसी व्यक्ति को धोखे से गाड़ी में बैठाया गया और उसे एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा रहा है, इस दौरान जो भी नया व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उस अपहरित इंसान को अपने घर में छिपाने में मदद करता है, तो वो भी फंसेगा। बिल्कुल। वह व्यक्ति भी एब्डक्शन के अपराध में बराबर का भागीदार माना जाएगा, क्योंकि वह अपराध अभी भी जारी है। जब तक वो इंसान धोखे या जबरदस्ती के साये में है, एब्डक्शन चल रहा है। मेक सेंस? तो इन दोनों अवधारणाओं को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। एक तरफ किडनैपिंग है जहां सहमति का कोई महत्व नहीं है और जो अभिभावक के अधिकारों की रक्षा के लिए है। राइट। दूसरी तरफ एब्डक्शन है जो हर उम्र के व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और जहां जबरदस्ती या धोखा साबित करना जरूरी होता है। एग्जैक्टली। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन अदृश्य सीमाओं को पार क्यों करता है? किसी को अगवा करने के पीछे का क्या कारण होता है? जब हम शोध के अगले चरण में प्रवेश करते हैं तो अपराध की प्रकृति और भी भयावह हो जाती है। हाँ, क्योंकि किसी भी आपराधिक कृत्य के पीछे की मंशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। औपनिवेशिक कानूनों में कई बार मंशा को उतनी गहराई से परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएस इस कमी को दूर करता है। बिल्कुल। नया कानून केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को अपराध नहीं मानता, बल्कि वह उस अपराध के पीछे छिपे भयानक इरादों पर सीधी चोट करता है। उदाहरण के लिए बीएनएस की धारा 139 को देखा जा सकता है,
ये विशेष रूप से भीख मांगने के मकसद से की गई किडनैपिंग पर केंद्रित है। अच्छा। इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा की ये सख्ती तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्रोत सामग्री में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है भीख मांगना यानी बेगरी के कानूनी परिभाषा का विस्तार। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। आमतौर पर समाज में ये धारणा है कि भीख मांगना मतलब सिर्फ हाथ फैलाकर पैसे मांगना होता है, लेकिन नया कानून इस परिभाषा को बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर स्पष्ट करता है। बिल्कुल। अगर किसी अगवा किए गए बच्चे से सड़कों पर गाना गवाया जा रहा है या फिर उसे कोई शारीरिक चोट या घाव दिखाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है, तो कानून की नजर में वो भी भीख मंगवाने की ही श्रेणी में आएगा। और इस परिभाषा को इतना विस्तृत करने के पीछे ना एक बहुत गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समझ है। अपराधी जानते हैं कि लोग सीधे पैसे मांगने पर शायद ना दें, राइट। लेकिन किसी लाचार बच्चे को गाते हुए देखकर या उसके घाव देखकर उनकी मानवीय करुणा जाग उठती है। ये सिर्फ एक बच्चे का अपहरण नहीं है, बल्कि समाज की करुणा का भी आर्थिक शोषण है। सही बात है। कानून ने इसी रास्ते को बंद करने के लिए इतनी विस्तृत परिभाषा रची है। और इसी शोषण के बिंदु से ना हम मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। हाँ। पुराने आईपीसी में धारा 370 के तहत मानव तस्करी से निपटने के प्रावधान थे, लेकिन बीएनएस ने धारा 143 और 144 के तहत इसे नया रूप दिया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि भीख मंगवाने को स्पष्ट रूप से शोषण के एक रूप में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल। मानव तस्करी के इस भयानक यथार्थ को समझने के लिए हमारे कानूनी स्रोत एक बहुत ही संवेदनशील ऐतिहासिक मामले का उल्लेख करते हैं, विशाल जीत बनाम भारत संघ, जो 1990 का मामला है। ये मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस मामले में ना सर्वोच्च न्यायालय के सामने देह व्यापार और वेश्यावृत्ति में धकेले गए मासूम बच्चों की भयावह स्थिति प्रस्तुत की गई थी। उस दौरान अदालत ने सिर्फ कानूनी धाराओं की बात नहीं की, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोरने वाली टिप्पणी की थी। हाँ, मैंने वो कोटेशन पढ़ा था। अदालत ने बाल वेश्यावृत्ति को सभ्यता के शरीर पर एक रिश्ता हुआ घाव कहा था। एग्जैक्टली। सभ्यता के शरीर पर एक रिश्ता हुआ घाव, ये वाक्य ही अपने आप में इतना गहरा है कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अपराध सिर्फ व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वो पूरे समाज की नैतिकता को कलंकित करता है। बिल्कुल सही कहा। अदालत ने उस समय ये भी कहा था कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कड़े कानून बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र को एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा। और ऐसा लगता है कि बीएनएस का ढांचा तैयार करते समय उस मानवीय दृष्टिकोण को गंभीरता से लिया गया है। नया कानून केवल अपराध होने के बाद सजा देने की बात नहीं करता, बल्कि वो अपराध के फलने फूलने की जमीन को ही नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, कैसे? इसी शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस नीति का एक बड़ा उदाहरण ये है कि अगर इस तरह के घिनौने अपराधों में आदतन अपराधी शामिल पाए जाते हैं या फिर वे सरकारी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है, वे भ्रष्ट होकर इस तंत्र का हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए क्या सजा है? उनके लिए बचे हुए पूरे प्राकृतिक जीवन तक की जेल का प्रावधान किया गया है। बाप रे। प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रहना, ये सजा अपने आप में इस बात का स्पष्ट संदेश है कि मानव शरीर और स्वतंत्रता के शोषण को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब इन सारी बातों को एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखा जाता है ना, तो कानून की पूरी संरचना में एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है कि बीएनएस का लक्ष्य केवल दंड देना नहीं रह गया है, बल्कि उसका मुख्य केंद्र बिंदु न्याय स्थापित करना हो गया है। इस दार्शनिक परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी देश का कानून इस बात का अक्स होता है कि वो समाज खुद को कैसे देखता है। औपनिवेशिक काल का कानून राज्य की सत्ता को सर्वोपरि मानता था। हाँ। लेकिन नया बीएनएस नागरिकों और उसमें भी सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों को केंद्र में रखता है। इसी का परिणाम है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को कानून की किताब में सबसे पहले अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 में स्थान दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव है। बिल्कुल। ये सिर्फ पन्नों का फेरबदल नहीं है, ये राज्य की प्राथमिकताओं का स्पष्ट उद्घोष है। और प्राथमिकताओं के इसी बदलाव के तहत नए कानून ने समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को भी पहली बार कानूनी रूप से स्वीकार किया है, जिन्हें पहले सिर्फ सामान्य अपराध मानकर दरकिनार कर दिया जाता था। आप किस अपराध की बात कर रही हैं? इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा की गई हत्या है। इतिहास में पहली बार
बीएनएस की धारा 103 सब सेक्शन 2 के तहत मॉब लिंचिंग को एक अलग और विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग को अलग से परिभाषित करना समय की एक बहुत बड़ी मांग थी। इससे पहले जब भीड़ किसी इंसान की जान लेती थी तो उन मामलों को हत्या या दंगे के सामान्य मुकदमों की तरह ही चलाया जाता था। राइट। लेकिन भीड़ का मनोविज्ञान एक सामान्य हत्यारे के मनोविज्ञान से बहुत अलग होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन एस पूनावाला मामले में इस भीड़ मानसिकता को मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र का नाम दिया था। अदालत ने चिंता जताई थी कि भीड़ तंत्र कभी भी कानून व्यवस्था की जगह नहीं ले सकता। और उसी फैसले की भावना को बीएनएस में शामिल करते हुए अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर 5 या उससे अधिक लोगों का समूह किसी व्यक्ति की नस्ल, जाति, समुदाय या उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर, तो उस भीड़ में शामिल हर एक सदस्य को हत्या का दोषी माना जाएगा। उन सभी को समान रूप से मौत की सजा या आजीवन कारावास मिल सकता है। कानून का ये कड़ा रुख भीड़ के पीछे छिपकर अपराध करने की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और ऐसा मुद्दा है जो सीधे आम इंसान की जिंदगी और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है, जिसे हम हिट एंड रन कहते हैं। बीएनएस की धारा 106 सब सेक्शन 2 इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाती है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी की जान ले लेता है और दुर्घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना वहां से भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। हिट एंड रन के इस कड़े प्रावधान का मुख्य उद्देश्य उस गोल्डन आवर को बचाना है। ये वो शुरुआती समय होता है जिसमें अगर घायल को मेडिकल मदद मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। एग्जैक्टली। कानून चाहता है कि लोग दुर्घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से न भागें। लेकिन यहीं पर शोध सामग्री एक बहुत ही जटिल और ज़मीनी स्तर की बहस को जन्म देती है। जब इस कानून की घोषणा हुई थी तो आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों और ड्राइवरों ने इसका कड़ा विरोध किया था। हाँ, हड़तालें भी हुई थी। और उनका तर्क भी पूरी तरह से नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। उनका तर्क क्या था और वो किस तरह की सामाजिक वास्तविकता की तरफ इशारा करता है? उनका तर्क सीधा सा ये है कि दुर्घटना जानबूझकर नहीं की जाती, लेकिन अगर किसी भारी वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है तो भारत की सड़कों पर एक आम नज़ारा ये होता है कि वहाँ तुरंत एक बेकाबू भीड़ जमा हो जाती है। ड्राइवर्स का डर ये है कि अगर वे घायल की मदद करने के लिए वहाँ रुकते हैं तो वो उन्मादी भीड़ उन्हें ही जान से मार डालेगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाता है। वो कैसे? एक तरफ बीएनएस मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बना रहा है और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि दुर्घटना के बाद भागने पर 10 साल की सजा मिलेगी। जमीनी स्तर पर जहां भीड़ कुछ ही मिनटों में हिंसक हो जाती है, वहां एक ड्राइवर के लिए इस कानून का पालन करना और अपनी जान बचाना दोनों एक साथ कैसे संभव हो पाएगा? ये असल में कानून और समाज के बीच के टकराव का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। कोई भी कानून निर्वात में काम नहीं कर सकता, उसे समाज की वास्तविक परिस्थितियों के बीच ही लागू होना होता है। सही बात है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रावधान का मतलब ये कतई नहीं है कि ड्राइवर को खुद को हिंसक भीड़ के हवाले कर देना चाहिए। कानून की मंशा सूचना छुपाने को दंडित करना है। अच्छा, तो फिर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना स्थल से अपनी जान बचाकर निकलता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर सुरक्षित स्थान से तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दे देता है, तो उसे हिट एंड रन की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और लेकिन ये स्पष्टीकरण भी तब तक अधूरा है जब तक कि जमीन पर काम करने वाली पुलिस और प्रशासन इसे उसी संवेदनशीलता से लागू ना करें। एग्जैक्टली। यही वो बिंदु है जहां कानून की सीमाएं और समाज की जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं। आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो वो बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे किडनैपिंग एक अभिभावक के अधिकारों की चोरी है, जहां सहमति बेमानी हो जाती है। वहीं अबडक्शन एक इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला है, जहां धोखे और जबरदस्ती का इस्तेमाल होता है। और हमने ये भी समझा कि औपनिवेशिक काल के नियंत्रण वाले कानूनों से निकलकर भारत का नया कानूनी ढांचा न्याय, गरिमा और शून्य सहिष्णुता की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उभर कर आती है वो ये है कि बीएनएस 2023 सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो एक आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
सही कहा। चाहे वो महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देना हो, बेगारी और मानव तस्करी जैसी कुप्रथाओं की जड़ों पर प्रहार करना हो, या फिर मॉब लिंचिंग जैसे नए दौर के अपराधों को पहचानना हो, ये सब एक सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में उठाए गए कदम हैं। बिल्कुल। ये जानकारी हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। चर्चा की शुरुआत में ना जिस भौतिक जमीन और उसकी स्पष्ट लकीरों की बात हुई थी, वे तो हमेशा दिखाई देंगी। लेकिन जब बात हमारे शरीर और हमारी आज़ादी की उन अदृश्य लकीरों की आती है, तो कानून ने अपनी सीमाएं बहुत सख्ती से तय कर दी हैं। हाँ, वो अब अदृश्य नहीं रही कानूनी तौर पर। संसद के गलियारों में बैठकर नए और कड़े कानून तो लिख दिए गए हैं। मॉब लिंचिंग को परिभाषित कर दिया गया है और दुर्घटना के बाद भागने को संगीन अपराध बना दिया गया है। लेकिन जब कोई ड्राइवर रात के अंधेरे में किसी सड़क पर दुर्घटना के बाद इकट्ठा हुई उस हिंसक भीड़ के खौफ से कांपता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या है? क्या सिर्फ किताबों में कड़े नियम लिख देने से सड़कों पर न्याय स्थापित हो जाएगा, या फिर एक नागरिक के रूप में, एक समाज के रूप में हमें अपने भीतर झांककर उस भीड़ मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है जो अक्सर कानून को अपनी जेब में रखकर इंसाफ करने निकल पड़ती है। ये बहुत ही गहरी बात है। ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी कानून की किताब में नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना में छिपा है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है।